हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 1.5। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो प्रश्नावली नहीं की है तो वीडियो के अंत में उनका लिंक मिल जाएगा या कॉर्नर में आई बटन है, यहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस प्रश्नावली को करते हैं तो 101% आपको ये समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा और इस एक्सरसाइज से रिलेटिव जितनी भी बेसिक बातें हैं उनको मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, इस एक्सरसाइज में है समुच्चय का पूरक यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये क्या होता है, आप इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि सेट में क्या होता है कि एक चीज़ को समझने के लिए उससे पहले की बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें अगली बात समझ में आती है। तो यहाँ भी देखिए वही बात है, हमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट समझना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा यू और एक समझना पड़ेगा ए। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, या इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। ठीक है, अब समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय, मान लीजिए एक दिया गया समुच्चय ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित हों और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसे हम समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो दोबारा फिर सुने, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव हों और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसे हम समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, ए माइनस बी, ये भी हम बता चुके हैं। तो ये क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब है अंतर समुच्चय, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ए के वे अवयव जो बी में उपस्थित ना हो, ए के वे अवयव जो बी में उपस्थित ना हो वो ए माइनस बी का अंतर कहलाता है। अब देखिए यहीं से डेफिनेशन बनती है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब जरा ध्यान समझेंगे, कोई सेट अगर ए है तो ए का जो कंप्लीमेंट होता है यानी ए का जो पूरक होता है वो हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए डैश जो होता है वो होता है यू माइनस ए। ए के पूरक को हम किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से, और वो किसके बराबर होगा? यू माइनस ए से। अब देखिए यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन बनती है? कि समष्टि समुच्चय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट के वे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, समष्टि समुच्चय के वे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो उसे हम समुच्चय का पूरक या कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। तो ए का पूरक क्या होगा? समष्टि समुच्चय के वे अवयव जो ए में ना हो उसे ए का पूरक कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को अब हम देख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन इसकी ये है, जो हमने बताया वही बात इस डेफिनेशन में भी है। यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक उपसमुच्चय है। ए क्या है? यू का एक उपसमुच्चय है। तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों के समुच्चय को ए के अवयव नहीं है, प्रतीकात्मक रूप में हम यू के सापेक्ष ए का पूरक प्रतीक ए डैश से निरूपित करते हैं। अब देखिए इसे पढ़ने का तरीका क्या है? ए डैश यानी कि मेरे साथ ही बोल सकते हैं आप, उन सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स यू में है यानी समष्टि समुच्चय में है लेकिन ए में नहीं है। तो ए बराबर क्या होता है? ए डैश होगा, यहाँ पे डैश यहाँ नहीं लगा, ए डैश इजिकल टू होगा यू माइनस ए, यानी समष्टि समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो ए में ना हो। देखिए एक एग्जाम्पल से यहाँ बताया गया, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक ये सेट यू दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस ए जे क्या शायद देखिए यहाँ पे ए जे सबसेट क्या है? यू, यानी ए जो है वो यू का उप समुच्चय है। ए क्या है? यू का उप समुच्चय है। अब ए यू का उप समुच्चय है तो अब ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए, यानी यू के वे अवयव जो ए में ना हो। तो यू का कौन सा अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है? तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा अवयव है। देखिए यू का एक तो है, दो नहीं है, दूसरा तीन भी है, चार नहीं है, पाँच भी है, छः नहीं है, सात भी है, आठ नहीं है, नौ भी है, 10 नहीं है। तो इसका डैश क्या हो जाएगा? डैश बराबर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। डेफिनेशन भी है, इसमें एक बात और आई है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तब हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। तो ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए में जो एलिमेंट होंगे वो कम होंगे और बी में क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है,
तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ते हैं हम इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए उप समुच्चय है बी का। इसी तरह से जो यूनिवर्सल सेट होता है और इसमें जो और सेट होते हैं ये सब यू के उप समुच्चय होते हैं। तो अब देखिए इसी में एक और खास बात है, वो क्या है, मान लीजिए यू हमें ये दे रखा, ए ये दे रखा, तो ए डैश याद करना। तो ए डैश तो आपको हमने अभी बता ही दिया, जैसे कि ए डैश जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब एक खास बात और है कि किसी भी समष्टि समुच्चय और उसका जो पूरक होता है ये दोनों ही यू के सबसेट होते हैं, यानी कि ए जो होगा वो भी सबसेट यू होगा और इसका जो पूरक होगा वो भी सबसेट यू होगा, दोनों ही, पूरक भी और ये भी। देख लीजिए आप, ए के एलिमेंट देख लीजिए, ए के एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9 पूरे इसके अंदर है, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और उसके बाद आप ए डैश देख लीजिए, ए डैश क्या, 2 4 6 8, तो 2 देखिए 2 भी है इसके अंदर, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। तो समष्टि सबसेट की परिभाषा क्या है, ए के वे अवयव जो यू में उपस्थित हो ए यू का उपसमुच्चय कहलाएगा, ए डैश के वे अवयव जो यू में उपस्थित है वो ए डैश यू का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे ए और ए डैश दोनों ही क्या होते हैं, समष्टि समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है। साथ में एक बात और भी बताई है कि अगर किसी पूरक का हम पूरक निकालें तो वो ए के इक्वल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए डैश निकाला तो ये आ गया, ए डैश कैसे निकाला होगा, यू माइनस ए करके, ठीक है, यू के भी अवयव जो ए में नहीं है, तो यू में से वो एलिमेंट हटा दिए जो ए में नहीं है। अब उसके बाद देखिए हमने ए डैश निकाला, इसका दोबारा डैश निकाला, जब दोबारा डैश निकालेंगे तो यू के वे अवयव जो ए डैश में नहीं है तो ये वाले अवयव यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद क्या बचेगा, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, उन सभी एक्स का समुच्चय जो यू में तो है लेकिन डैश में नहीं है, यानी यू में तो होने चाहिए लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं इसके जो यू में तो हो लेकिन डैश में ना हो, वो है 1 3 5 9, और ये किसके बराबर है, ये है ए के बराबर, देखिए, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एक डैश का डैश बराबर जो होता है वो ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है डिमॉर्गन नियम। तो इस नियम को हम डिमॉर्गन नियम बोलते हैं, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश, यानी कि यूनियन का जो डैश होता है वो इंटरसेक्शन के डैश के इक्वल होता है। दूसरा, इंटरसेक्शन का जो डैश है यानी इंटरसेक्शन का जो पूरक है वो पूरक के यूनियन के बराबर होता है। इसको देखिए लैंग्वेज के रूप में भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, यानी कि ये ए यूनियन बी का पूरक, पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ यानी कि उनके कॉमन इंटरसेक्शन के बराबर होता है, तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक यानी कि कॉमन का पूरक उन समुच्चयों के सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, के बराबर होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स नियम। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स नियम कहते हैं। और इसी को देखिए इन्होंने निकाला भी है यहाँ पे, जैसे यू यहाँ पे ये दे रखा है, ए दे रखा है, बी दिया हुआ है, तो ए डैश हम जानते हैं, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि यू के भी अवयव जो ए में ना हो। तो यू का कौन सा अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यू का वो अवयव जो ए में ना हो, तो एक याले छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे 1 4 5 6, देखिए आगे 1 4 5 6। ऐसे बी डैश क्या होगा, यू का वो अवयव जो बी में ना हो, तो 3 4 5 इसमें से हट जाएंगे, 3 4 5 यहाँ से हट जाएंगे, ये आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या, एक तो 1 कॉमन है, दूसरा क्या है, एक 6 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और अब हमने इनका यूनियन निकाला, किसका, ए और बी का यूनियन। तो ए बी का यूनियन क्या होता है, ए बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। देखिए इसमें क्या, 2 3 4 5 ये आ गया यूनियन, ठीक है। अब इसका डैश निकालेंगे, तो डैश कैसे निकलेगा, यूनियन यू के अवयव जो इस यूनियन में ना हो, तो इसका ऐसा कौन सा अवयव है जो इस यूनियन में नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं एक तो 1 नहीं है, और जो यूनियन में नहीं है, 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 1 6 नहीं है, ठीक है। और ये 1,6 किसके बराबर है, देखिए डैश के इक्वल है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि दो समुच्चयों के यूनियन का जो पूरक होता है वो दोनों समुच्चयों के पूरक के यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन का जो पूरक है वो उन समुच्चयों के पूरक के यूनियन के बराबर होता है, ठीक। अब चलिए देखिए इसका वेन आरेख से भी आपको बता दें कि पूरक समुच्चय को वेन आरेख से किस प्रकार से दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है
ठीक। और दूसरा समष्टि समुच्चय यू है, तो ये हम जानते हैं कि ए डैश जो है वो क्या होता है यू माइनस ए, यानी यू के भी अवयव जो ए में ना हो। और यू क्या होता है, जो एक आयताकार बॉक्स होता है उसको हम यू लिखते हैं, ये पूरा क्या है यू है, और ए इसके अंदर, तो यू के भी अवयव जो ए में ना हो उसे हम क्या कहेंगे पूरक। यानी कि यहाँ पे जो कलरफुल भाग हो रहा है ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा ए डैश कहलाएगा। ठीक है, और पूरा जो कहलाएगा वो यू कहलाएगा, और ए डैश क्या आएगा सर्किल वाला भाग को हटा के जो शेष भाग होगा वो ए डैश कहलाएगा। तो वेन डायग्राम में हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। चलिए अब देखिए कुछ इसके प्रगुण हैं वो हम बता देते हैं आपको, इम्पोर्टेंट है। जैसे ए यूनियन ए डैश, ठीक है, अगर हम किसी समुच्चय का यूनियन निकालें और उसके पूरक का यूनियन निकालें तो वो यू के बराबर होता है। अब क्यों होता है, यहाँ हमने अभी पहले ही बताया था कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू है, तो ए डैश भी जो होता है सबसेट यू होता है, यानी कि समुच्चय और उसका पूरक दोनों ही यू में होते हैं। जब दोनों ही यू में होते हैं तो इनका जो यूनियन है वो यू के इक्वल हो गया। ठीक है, और कभी भी देखिए अगर ए और ए डैश में इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, किसी समुच्चय में और उसके पूरक में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दूसरी प्रॉपर्टी है, ये डी मॉर्गन का नियम है जैसा कि हमने अभी आपको बताए थे। ठीक है, द्विपूरक नियम ये भी अभी आपको बता दिया कि किसी समुच्चय के पूरक का पूरक बराबर जो होता है वो एक इक्वल होता है। अब देखिए ये है फाइव डैश और यू के नियम। फाइव डैश यानी कि फाइव का डैश का मतलब क्या, देखिए यू के वे अवयव जो यू में ना हो, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा यू के वे अवयव जो फाइव में ना हो, ये है फाइव डैश का मतलब यू के वे अवयव जो फाइव में ना हो, तो क्या हो जाएगा वो यू के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह से यू डैश की डेफिनेशन क्या होगी, यू के वे अवयव जो यू में ना हो। अब यू माइनस से यू माइनस कर रहोगे तो क्या हो जाएगा रिक्त हो जाएगा, यानी फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इनको आप क्वेश्चन करने में यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके हम क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने ये परिभाषाएं अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए डैश। तो जैसा कि अभी आपको बता दिया गया, ए डैश का मतलब क्या होता है, समष्टि समुच्चय के वे अवयव जो ए में ना हो वो ए डैश कहलाएंगे, यानी कि पूरक कहलाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे यू के एलिमेंट लिख देते हैं पहले। तो मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको पूरा आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट कर दूंगा, जिससे आपको पहले बात समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या, ए के वे अवयव जो ए में ना हो, सॉरी यू के वे अवयव जो ए में ना हो। तो इसमें देखिए इसका कौन सा अवयव ऐसा है जो इधर नहीं है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, कौन सा नहीं है, 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 5 6 7 8 और 9 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप बी डैश का पूरा निकाल सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको अब डायरेक्ट कर सकता हूँ, यानी यू के वे अवयव जो बी में नहीं है। तो देख लीजिए यू का ऐसा कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है। तो यू का वे अवयव जो बी में नहीं है, एक तो कहने का मतलब ये है कि 2 4 5 2 4 6 8 इसमें से माइनस कर दो। तो इसमें से जब माइनस करेंगे बी वाले, यानी कौन सा माने 2 वाला हटा देंगे एक तो यहाँ से, और कौन सा हटाना 4 वाला हटा देंगे, और 6 वाला हटा देंगे, और 8 ये हटा देंगे। ठीक है, जो बचे वो लिख दीजिए, यानी यू के वे अवयव जो बी में ना हो, यानी कि ये वाले एलिमेंट इसमें से हटा देंगे। तो क्या आएगा, एक तो 1 आ गया, दूसरा 3 आ गया, फिर है 5, उसके बाद है 7 और फिर 9, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या, ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी का पहले यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन तो आप पहले भी निकाल चुके हैं, फिर भी मैं एक बार वो बता रहा हूँ, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन सी, यानी ए और सी के सारे अवयव आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। तो ए और सी के सारे एलिमेंट ले लीजिए लेकिन कोई रिपीट नहीं करना आपको। तो क्या क्या एलिमेंट है सारे लिख देंगे। देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और उसके बाद 4, और देखिए फिर 5 और फिर 6। ठीक है, अब ए यूनियन सी का पूरक, तो डेफिनेशन से क्या है ए यूनियन सी का पूरक, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यानी कि यू के वे अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो, ए यूनियन सी में ना हो। तो भाई यू का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है। तो हम देखिए पहले इसको देख लेते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन से एलिमेंट ऐसे हैं यू के जो यूनियन में नहीं है। तो देखिए 1 भी है,
2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, 6 तक सब लगातार है। उसके बाद 7, 8, 9, क्या आ गया इसका आंसर? 7, 8 और 9। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से देखिए हम ए यूनियन बी का पूरक, इसे आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं इस क्वेश्चन। जैसे मैंने ए यूनियन सी निकाला, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे फिर उसका पूरक। और ये वाला क्वेश्चन भी हमने अभी बता चुके हैं, परीक्षा भी एग्जाम्पल बताया था, एक एक पूरक का पूरक एक एक फल होता है। अब देखिए ये वाला पार्ट में यहाँ पे करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले निकालेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी क्या होगा? बी के वे अवयव जो सी में उपस्थित नहीं है। तो बी का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सी में नहीं है? देखिए 2 नहीं है, तो पहले हाथों हाथ लिखते जाइए। तो 2 नहीं है, बी के वे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो 2 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 6 है और 8 नहीं है। तो ऐसे भी एक तो ये तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि ये इसके एलिमेंट इसमें से काट दो। तो कौन कौन से? एक तो 3 काट दो, 3 है ही नहीं, 4 काट दिया, देखिए, और उसके बाद 5 इसमें है ही नहीं, 6 काट दिया। अब जो बचे वो लिख दो, 2 और 8। अब निकालना क्या है? इसका पूरक निकालना। तो पूरक आपको डेफिनेशन अभी हमने बताई थी, तो क्या है? u माइनस बी माइनस सी, यानी कि u के वे अवयव जो b माइनस सी में ना है। तो u का कौन सा अवयव ऐसा है जो b माइनस सी में नहीं है? देख लीजिए। तो b माइनस सी जो हमने अभी निकाला, यानी कि इसमें से हमें क्या काट लेने? 2, 8 को काट देना, 2 और 8 को काट देना, इसे और इसको काट देना, ठीक है। तो u के वे अवयव जो b माइनस सी में नहीं है, यानी कि 2, 8 उसमें से हटा देने। तो आंसर क्या आएगा इसका? देखिए 1 आएगा, 3, 4, 5 और ये 6 और फिर 7 और 9, ये इसका आंसर हो गया। 1, 3, 4, 5, 6 और 7 और 9। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जी वैसे तो मैं ये अभी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसको भी आपको बता देता हूँ जिससे एक बार और क्लियर हो जाएगा। ए डैश का मतलब क्या है? u माइनस ए, यानी u के वे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, यानी ए वाले एलिमेंट इसमें से हटा दो। तो ए वाला एलिमेंट कौन सा? एक तो 1 को हटाना है और 2 को हटाना है और 3 को हटाना है और 4 को हटाना है। जो बचे वो लिख दीजिए। क्या बचे हैं? बचा है 5, 6 और 7, 8 और 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ए डैश का डैश, ए डैश का डैश क्या है हुआ? u माइनस ए डैश, यानी कि u के वे अवयव जो डैश में ना हो, इस वाले में ना हो। तो भाई u का वे अवयव जो इस डैश में ना हो वो देख लेते हैं हम। पहले इसको हटा देता हूँ। अब देखिए u के वे अवयव जो डैश में ना हो, तो u का कौन सा अवयव ऐसा है जो इस डैश में नहीं है? तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ। एक तो 5 यहाँ से हटाना है, 6 हटाना है और 7 भी हटाना है, 8 भी हटाना है और 9 भी। तो क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो गया 1, 2 और 3, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? देखिए वो 1 इक्वल होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, अच्छा 1, 2, 3, 4 और है। इसको मैं 4 और यहाँ पे छूट गया, 4 और लिख देता हूँ। और ये इसकी पहचान है कि डैश का डैश जो है वो 1 इक्वल होता है। देखिए 12 नहीं, तो इसके स्थान पे हम ए भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वही क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। चलिए पहले कर देते हैं। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, ए डैश यानी ए का पूरक। ए का पूरक का मतलब क्या है? डैश, ठीक है। हमसे क्या कहा? निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक का मतलब डैश निकालना है ऐसा के। और डैश की जो डेफिनेशन है वो क्या है? u माइनस ए, यानी कि समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट के भी अवयव जो ए में ना हो। तो वही u का कौन सा अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है? यानी ए बी सी इसमें से माइनस कर दो, यानी कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो क्या बचा है वो लिख दीजिए। अब क्या बचा है? डी बचा है, ई बचा है, एफ बचा है, जी बचा है और एच, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही देखिए ए का पूरा निकल गया, इसी प्रकार बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो, डी का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और कर देता हूँ, एक डी कर देता हूँ। डी का पूरक, तो डी का पूरक क्या होगा? डी डैश। डी डैश का मतलब क्या है? u माइनस डी, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आंसर की जांच हो जाए। तो u के भी एलिमेंट जो डी में ना हो, तो u का देख लीजिए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो डी में नहीं है। यानी कि एफ जी एच ए को हटा दो। क्या हटा दो? यहाँ से एफ हटा दो, जी हटा दो, एच हटा दो
और ए को हटा दो। अब जो बचा वो इसका आंसर हो गया। क्या बचा है? बचा है बी और सी और डी और ई। ठीक है, एक बार फिर समय यू के वे एलिमेंट जो डी में ना हो, तो इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है? एक तो ये तरीका। दूसरा ये तरीका कि जो ये वाले एलिमेंट हैं ये डी वाले यू में से वो हटा दो। दो तरीके हैं, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसके आंसर को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्या लिखा है इसमें? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एक सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो हम जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद जब बहुत सारे होते हैं तो 3 डॉट लगा देते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। ठीक है, अब इसे देखिए हमसे क्या पूछा, ये वाला पूछा। इसका प्राकृतिक संख्या का समुच्चय मानते हैं निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका पूरक पूछा। तो इसका पूरक निकालने के लिए इसे हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? u माइनस ए, यानी कि u के भी अवयव जो a में उपस्थित ना हो। तो इसका कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर उपस्थित नहीं है? अब इसमें देखिए क्या सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन सी नहीं है? 1 3 5, यानी विषम वाली नहीं है। तो u माइनस ए क्या हो जाएगा इसका? 1 3 5, और फिर चाहो तो लिख दो आगे, और फिर 3 डॉट लगा दो। ठीक है, और इसको हम चूंकि गुण विधि में ही आंसर लिखना है, गुण विधि में दे रखा तो गुण विधि में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी छोड़ सकते हो। कैसे लिखेंगे गुण विधि? पहले एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ एक्स सम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृत विषम प्राकृत संख्या है। इस तरह से हम जो है इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हम चाहे डायरेक्ट भी ये लाइन लिख सकते थे अगर हमें समझ में आ गया, वरना आप इस तरह से पूरा इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा है एक्स, एक क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये हम जानते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5। ठीक है, और उसके बाद ऐसे डॉट लगा दो। तो यू के वे अवयव जो इसमें ना हो। ठीक है, यू के वे अवयव जो इसके अंदर ना हो, तो इसे आप ये मान लीजिए। ठीक है, या अंतर करने के लिए आप बी सी डी ऐसे कुछ मान सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए इसका निकाल देंगे। चलो इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना? बी डैश निकालना। बी डैश क्या होगा? यू माइनस ए। यू के वे अवयव जो बी में ना हो। तो यू का कौन सा अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है? देखिए 1 3 5 को हटा दो, यहाँ से क्या हो जाएंगे? 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर ले सकते हैं। तो इसको गुण विधि में कैसे लिखेंगे? एक्स कोलन एक्स सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए इन दो जो क्वेश्चन हमने अभी कराए इनको ध्यान से देखिए। हमने क्या लिखा? देखिए जब हमने इसका पूरा निकाला तो एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो जब सम प्राकृतिक संख्या तो इसका आंसर विषम आ रहा था। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और जब एक विषम प्राकृतिक संख्या लिया हमने तो इसका आंसर एक सम प्राकृतिक संख्या आ रहा है। तो इसी आधार पे जो अगले क्वेश्चन है हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि संख्या एक्स 3 का एक धन गुणज है। तो इसका मतलब इसका जो पूरक होगा तो उसमें क्या लिखेंगे? एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। तो बस ये आंसर लिख देंगे, पूरा ऐसे ही लिख देंगे। पूरा मतलब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा अभी मैंने पहले करके दिखाया था। अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट लिख दें। एक्स संख्या पूरा क्या लिखेंगे? एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से देखिए फोर्थ वाले का मैं लिख देता हूँ आंसर। तो फोर्थ वाला क्या आएगा? देखिए एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? इसका पूरक फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स कोलन, जब अभाज्य संख्या तो मतलब भाज्य होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है 2
3, 5 और 7 इस टाइप की होती हैं। ठीक है, अब ये वाली संख्या घटा देंगे, तो जब ये वाली घटा देंगे तो कौन सी रह जाएंगी, भाज्य। लेकिन जो वन आता है वो भाज्य में नहीं होता, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 1 तथा, ये भी लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 1 तो है ही, तथा x एक यहाँ पे क्या है, अभाज्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x एक भाज्य संख्या, x एक भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, x इक्वल टू 1 तथा x एक भाज्य, ये 1 भी लेना और जितनी भाज्य संख्या है वो भी लेनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो और क्वेश्चन है देखिए उनके मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x 3/5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा, x सच डैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है, बस यहाँ पे क्या लिख देना, नहीं है। ठीक है, तो इसका पूरक हो जाएगा, इसका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका पूरक, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे बस नहीं लिख देना। सॉरी, ऐसे याद देखिए x एक पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ पे इसका पूरक क्या हो जाएगा, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, बस ये आपको पूरक में लिख देना है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए तीसरा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है ये दे रखा है x + 5 = 8, तो इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, x = हो जाएगा 8 - 5, यानी कि ये हो जाएगा x = 3। ठीक है, तो ये इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो केवल ये आएगा। अब हमें इसका पूरा निकालना। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, इसका पूरा, तो इसका पूरा क्या लिखेंगे, हम 3 एलिमेंट छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 3 को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं गुण विधि में, x = n, जहाँ x ≠ 3। ठीक है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, x = n, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, x उन सभी x का समुच्चय जहाँ x = n है और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 3 नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है, यानी x की जो वैल्यू 3 छोड़ के बाकी सभी प्राकृतिक संख्या है। अब इसी प्रकार से जो ये वाला है इसका भी देखिए आंसर लिख देते हैं। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे 9th वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x ये 9 में से 5 गया 4, यानी कि 16 का जाएगा, x = 2 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 और 2 से काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 - 5 और ये 2, यानी 16 का जाएगा 2। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस बिल्कुल सेम ऐसी आंसर लिखेंगे जैसे इसका लिखा था अभी हमने। देखिए उन सभी x का समुच्चय जहाँ x = क्या है, n है। ठीक है, x = क्या है, n है, और जहाँ x ≠ 3, x ≠ 2 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस तरह हम इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, या आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं, सभी 3 को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसे क्या लिखेंगे, 2 को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप सिंपल रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इस तरह से लिख दीजिए, बात एक ही है। अब इसका जो रह गया है ये वाला पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो 10th पार्ट है, 10th क्या है, तो यहाँ पे लिखा है x > 7। ठीक है, तो इसका जो पूरक हो जाएगा पूरक, तो पूरक कैसे निकालेंगे इसके, तो यहाँ लिखेंगे x अब देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू होगा n। ठीक है, और n क्या है, नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ये वाला, लेकिन कौन से होंगे नेचुरल नंबर, यहाँ ये लिख देते हैं कि n जो है क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन है तो <7, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यानी x जो हो नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसे हैं, यहाँ पर लिखा है 7 से के बराबर या उससे बड़े, तो यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन 7 से छोटी है। इसी तरह से जो ये वाला देखिए 11, इसका भी आंसर हम लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू n, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
ये 10 में से एक गया 9, यानी कि x ग्रेटर देन 9/2 ये आ जाएगा सोल्व के। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसके पूरक को? पूरक देखिए, पूरक करने के लिए पहले तो x लिखेंगे ऐसे ही, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू n तो रहेगा ही क्योंकि नेचुरल नंबर तो है। n की जगह आप स्मॉल n भी ले सकते हैं, कैपिटल n लेंगे तो ये वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, या तो स्मॉल n लिख दीजिए x इक्वल टू स्मॉल n बिलोंग्स टू, बात एक ही होती है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, बात एक ही है। और अब यहाँ पर क्या करना, x लेस देन की जगह कर देना है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन देखा, इसकी जगह कर देंगे लेस देन, कितना 9/2, यानी कि इसके जो नेचुरल नंबर है 9/2 से छोटे हैं, इसमें कैसे हैं बड़े, तो पूरक में कैसे होंगे, इसमें जो वैल्यू है वो 9/2 यानी कि 4.5 से बड़ी हैं, लेकिन जो इसका पूरक होगा उसमें 9/2 यानी 4.5 से छोटी होंगी। ठीक है, ये आंसर। चाहो तो इसकी जगह आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, ये एक भी क्वेश्चन आसान है, इसे समझ गए होंगे। पहले तो हमें ए और बी का यूनियन निकालेंगे, फिर उसका पूरक निकालेंगे। ठीक है, और ए का डैश निकालेंगे, बी का डैश निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। और ये आपको मालूम ही है, ये क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ भी। ठीक है, जो हमने पहले एग्जाम्पल में भी किए थे, तो एक बार फिर मैं और समझा देता हूँ। सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, वो डेफिनेशन आपको पता ही है, एक बार फिर बता दूँ। ए बी के सारे अवयव आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट ना हो। तो ए यहाँ पर ये है, बी ये है, इसके सारे अवयव लीजिए लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 2 है, 3 है और 4 है, ध्यान से इसमें लिखने, कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, 5 6 और 7 और 8, ये हो गया ए यूनियन बी, यानी ए और बी के सारे अवयव आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना, डैश निकालना, ए यूनियन बी का डैश। डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यू के वे अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो। तो यू का ऐसा कौन सा अवयव है जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट इसमें से माइनस कर देंगे। कौन सा माइनस करना, एक तो ये माइनस करना, 3 को माइनस करना, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8, अब बचा क्या वो लिख दीजिए, बचा क्या है यहाँ पे, बचा है केवल 1 और 9। ठीक, अब क्या करना, हमें ए का डैश निकालना। ए का डैश क्या होगा, u माइनस ए, यानी u के वे अवयव जो a में ना हो। तो u का ऐसा कौन सा अवयव है जो a में नहीं है, देख लीजिए u का कौन सा अवयव ऐसा है जो a में नहीं है। या यूँ कहें कि a वाले अवयव माइनस कर दें, तो एक तो ये माइनस कर देना है, एक 4 माइनस कर देना है, एक 6 माइनस कर देना है और एक 8 माइनस कर देना है। तो क्या बचेगा, देखिए वो लिख दीजिए यहाँ पे, ये बचा हमारे पास 1 3 और 5 और बचा 7 और ये 9। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसके बाद निकालना बी का डैश, ये तो हो गया ए का डैश, और उसके बाद निकालना बी का डैश। तो बी डैश क्या होगा, u माइनस बी, यू के वे अवयव जो बी में ना हो। तो यू का कौन सा अवयव ऐसा है जो बी में ना है, तो देख लीजिए यू का कौन सा अवयव ऐसा है जो बी में ना हो। तो यू का अवयव 2 3 5 7 इसमें से काट दीजिए, तो 2 को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, 5 को काट दीजिए और 7 को काट दीजिए। अब जो बचे हैं वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, क्या क्या बचे हैं, यू, एक तो 1 बचा है, एक 4 बचा है और फिर 6 बचा है और फिर 8 बचा है और एक ये 9 बचा है। ठीक है, अब क्या करना, ए और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना। तो इसमें जो दोनों में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। और इसमें देखिए कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए डैश बी डैश में जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन देख लेते हैं क्या है। देखिए ए में एक तो 1 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8, एक 9 कॉमन है। क्या कॉमन है, 9 कॉमन। तो इसको हम देखिए लिख देते हैं। तो कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन है 1 और 9। ठीक है, ये डाल दी हमने इक्वेशन 2, और एक इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली फर्स्ट। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, समीकरण 1 व 2 से तो बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये डिमॉर्गन ना है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन कैसे, जो दोनों में कॉमन होगा।
जो आएगा फिर उसका पूरक निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, ए का पूरक हमने निकाल ही रखा है, बी का पूरक भी हमने निकाल रखा है, फिर उसका यूनियन ले लेना, ठीक है। और दोनों क्या आने चाहिए, सेम टू सेम आने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि लेफ्ट राइट क्या है इस वालों के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, फिर यही वाला आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ये तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अच्छा अब देखिए इसमें क्या वैन आरेख हमें बनाना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वैन आरेख बनाइए, ठीक है। तो अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो हम इसका वैन आरेख बड़ी आराम से बना सकते हैं। तो पहले आपको बता दें कि जो इसमें वैन आरेख में दो चीज़ों का प्रयोग होता है, एक तो रेक्टेंगल बॉक्स और एक सर्किल, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल सेट के लिए इसका यूज करते हैं रेक्टेंगल का, और समुच्चय के लिए इस सर्किल का यूज करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए जो डेफिनेशन है उसको समझ लीजिए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का डैश का मतलब है यू के वे अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो, यू के वे अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाना है, सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल बनाना है ऐसे करके, और यहाँ पे ए और बी बना देने हैं। तो एक ए बना दीजिए और दूसरा बना दीजिए बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, इसके अंदर वाला भाग हुआ। ये देखिए मैं थोड़ा ग्रीन से कर देता हूँ, ये जो होगा ए यूनियन बी होगा ये, ठीक है। तो अब यू का वो भाग जो ए यूनियन बी में ना हो, तो कौन सा भाग ऐसा है जो यू का जो ए यूनियन बी में नहीं है, देखिए वो वाला भाग है। मैं इसको अलग तरह से करता हूँ, ये जो पीला वाला भाग है ये कहलाएगा, यानी कि ये बीच वाला जो भाग है हम इसको सबको छोड़ देंगे। तो ये पीला वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पीला वाला भाग यानी कि बीच वाले को छोड़ के बाकी जो शेष बचा हुआ भाग है ये कहलाएगा ए यूनियन बी डैश का पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेंगे, इसको आप सेट कर सकते हैं पेंसिल से, तो सारी सेट कर देना पेंसिल से, और बाकी जो बीच वाला भाग है उसको छोड़ देना, ठीक है। और इस पर आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे ये हो गया यू, और ये हो गया, और ये पीला वाला भाग हो गया ए यूनियन बी डैश का पूरा, ये यूनियन बी डैश का पूरा, ठीक है। आंसर में लिखेंगे छायांकित भाग। तो आपको पेंसिल से बनाना है, तो बीच वाला भाग छोड़ के बाकी सभी को पेंसिल से सेट कर देना है और लिख देना है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश छायांकित भाग। क्या लिखेंगे, छायांकित या शेडेड पोर्शन, छायांकित। इस तरह से इसके आंसर को लिख देंगे। अब देखिए ये वाला ए डैश बी डैश क्या होगा, तो पहले इसको समझ लें, ए डैश बी डैश। तो पहले देखिए मैं इसको थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ। तो पहले ए डैश का मतलब क्या है, तो ए डैश का मतलब है यू माइनस ए, ठीक है। यू के भी अभी अब जो ए में ना हो, तो इसको ज़रा ध्यान समझना, बाकी समझ में आ जाएगा, फिर वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये यू होता है, और ये देखिए यहाँ पे एक ए हो गया, दूसरा हो गया ये बी, ये ए और दूसरा बी। आप ज़रा समझो, ए डैश का मतलब यू के वे अवयव जो ए में ना हो, तो यू के वे अवयव जो ए में ना हो, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ। तो यू के वे अवयव जो ए में ना हो, तो यानी कौन सा, ये जो नीला वाला भाग होगा ये वाला जो कहलाएगा, ये देखिए जो मैं नीला भाग कर रहा हूँ, ये नीला वाला जो भाग है वो ये कहलाएगा। देखिए अब ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा, जो चेक भाग होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब जरा देखना, अब उसके बाद निकालना हमें वी डैश। तो वी डैश का मतलब होगा u माइनस बी, यानी u के वे अवयव जो a में ना हो, u के वे अवयव जो b में ना हो। तो u का कौन सा अवयव ऐसा है जो b में नहीं है, तो इसके लिए मैं ऊर्ध्वाधर लाइन से लिख देता हूँ। देखिए जो रेड वाली लाइन है ये मैंने हटा दी, जो रेड लाइन है वो क्या है, ये अंतर करने के लिए मैंने कलरफुल लाइन ले ली है, ठीक है। तो ये जो भाग है रेड वाली लाइन ये है u माइनस बी, ठीक। अब पूछा क्या हमसे, पूछा क्या है, ये देखिए इनका कॉमन भाग देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कौन सा कॉमन भाग है जो दोनों में है। तो देखिए जो छाएंगे ये जो है क्या नाम है, रेखांकित, इसे बोलते हैं चेक, चेक वाला जो ये भाग है, यानी जिसमें नीले और लाल दोनों लाइनें हैं, वो वाला भाग इनका इंटरसेक्शन है। क्या लिखेंगे, चेक द्वारा रेखांकित भाग। चेक, चेक का मतलब चेक, जैसे चेक कपड़ा होता है ना, उससे मतलब है चेक द्वारा रेखांकित भाग, या चेक द्वारा रेखांकित भाग, ठीक है। ये इसका आंसर लिख
या ये भी कह सकते हैं कि लाल और नीली रेखाओं से घिरा भाग। आप पेंसिल से इसको सेट करें, एक तरह से आप पेन से कर दें काले से, एक तरफ नीले पेन से कर दें, और जो दोनों कलर की लाइन होंगी वो इसका आंसर होगी। अब इसके बाद देखिए ये वाला है, इसका थर्ड वाला कैसे, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ इसको। तो अब देखिए तीसरा वाला भाग ए इंटरसेक्शन बी डैश का पूरक। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी u का वो भाग जो कॉमन ना हो, u का वो भाग जो कॉमन में ना हो। तो पहले u का मतलब हमने बताया था, वेन डायग्राम ये वाला होता है u का भाग। तो हम इसको थोड़ा ठीक से बना देना आपके, ठीक है। ये u कहलाता है, इसमें एक आप ले लीजिए a और दूसरा ले लीजिए b, ये हो जाएगा a और ये b, ठीक है। और इसका जो u का वो भाग जो कॉमन में ना हो, तो कॉमन भाग जो कौन सा होता है, बीच वाला। जो बीच वाला भाग ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा इस लाइन से कर देता हूँ, ये वाला भाग जो होता है कॉमन भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला भाग छोड़ के बाकी जो भाग होगा u का वो भाग जो कॉमन में ना हो, यानी इंटरसेक्शन में ना हो, वो डैश कहलाएगा। तो मैं इसको देखो कलरफुल कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ। तो ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग कहलाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा, आप इसको तो थोड़ा सा अच्छे से बनाएं पेंसिल से सेट करके। अब बिल्कुल रेक्टेंगल को नाप के बिल्कुल गोल बनाएं, तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये वाला जो भाग है जो मैंने आसमानी कर दिया है, ये वाला कॉमन भाग, ये वाला कॉमन भाग छोड़ देंगे, बस बाकी सब कर देंगे, ठीक है। कॉमन भाग को छोड़ के तो ये जो भाग कहलाएगा, मैं थोड़ा और रख देता हूँ, देखिए ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा ठीक से आप बनाएं। तो बीच का जो कॉमन भाग है वो वाला हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इसको आंसर में लिखेंगे छायांकित भाग, ये वाला बीच वाला भाग को आपको वाइट रखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश छायांकित भाग। यहाँ तो बैंगनी कलर द्वारा छायांकित भाग है, आप जैसे कलर से करें वो लिख दें, बैंगनी कलर द्वारा छायांकित भाग जो भी हो वैसा आप लिख दें, छायांकित। छायांकित भाग लिख देते हैं, छायांकित भाग। स्पेलिंग देख लेना, छायांकित भाग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसे देखिए दो भाग में हमें करना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, और फिर उसका यूनियन निकालेंगे। तो ए डैश हमने अभी निकाला ही था, जैसा कि आपको दिखाया था। ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, और फिर निकालेंगे बी डैश, बी डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस बी। फिर इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन ले लेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो इसे करने के लिए देखो, पहले तो हमने क्या करा, ये मैं ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया u, एक सर्किल हमने बना दिया, और दूसरा सर्किल हमने यहाँ पे बना दिया, और ये हो गया a, ये हो गया b। तो सबसे पहले देखते हैं कि a डैश, a डैश क्या है, u का वो भाग जो a में ना हो। तो u का ऐसा कौन सा भाग है जो a में ना हो, तो उसे आप कलरफुल कर दें, u का वो भाग जो a में ना हो। तो u का वो भाग जो a में ना हो, तो देखिए मैं रेड से कर देता हूँ, u का वो भाग जो a में नहीं है, u का वो भाग जो a में नहीं है, u का वो भाग जो a में नहीं है। तो a को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। उसको डेफिनेशन को आप दोहराते रहें, जिससे क्लियर रहे, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, u v डैश u माइनस बी, यानी u का वो भाग जो b में ना हो। तो इसको मैं अलग लाइन से कर देता हूँ, इसको नीली लाइन से कर देता हूँ, देखिए u का वो भाग जो b में ना हो। अब जो चेक वाला भाग है, ये तो भाई दोनों में कॉमन हो गया, अब हमें क्या लेना है, यूनियन लेना। अब जरा ध्यान समझना इसमें, देखिए कौन सा u का वो भाग जो ये देखिए, अब क्या लेना है, इन सबका हमें यूनियन लेना। तो यूनियन में क्या है, सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला भाग है देखिए वो केवल बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखांकित भाग, यानी इंटरसेक्शन छोड़ के। तो ए डैश
ए डैश यूनियन वी डैश किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के, यानी कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, यू का वो भाग जो इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो गया, यू का वो भाग जो ए में ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यू का वो भाग जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, या लिख देंगे छायांकित भाग। ठीक है, क्या लिख देंगे आंसर इसका, छायांकित भाग, छायांकित। ये इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यानी कि यू में जो है वो क्या है, सभी प्रकार के समुच्चय हैं। ठीक है, यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, एक्स सभी प्रकार। मान लीजिए यू समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश है। तो इसका मतलब एक्स क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जहाँ एक्स एक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। अब ए क्या है, इसमें ए लिख लीजिए। ए क्या है, ए है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स कोलन ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो क्या है, एक्स उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यू मैंने लिख दिया। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यू क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि समबाहु विषमबाहु सभी प्रकार का जो समुच्चय है वो यू है, यानी कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश, और एक्स कैसा है, ये वाला दूसरा ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण कैसा है, 60 अंश का है। तो भाई अब इसका जो आंसर होगा वो यू बराबर होगा कितना, ए बराबर, ए का पूरक पूछा आपसे, तो ए का पूरक क्या होगा, यू माइनस ए, यानी कि यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो उन त्रिभुजों में से वो वाले त्रिभुज माइनस कर दो। एक्स उन त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, यानी कि 60 अंश नहीं होना। अब इसमें वो वाले सारे माइनस कर दो जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश नहीं है। तो भाई ऐसा त्रिभुज तो केवल वही बचेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें कम से कम जो एक कोण है 60 अंश अवश्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स कोलन उन त्रिभुजों का समुच्चय या समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सीधा लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाला, अब देखिए जरा, हमें जो है यहाँ पे क्या कहा कि एक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें एक कोण कम से कम 60 अंश से भिन्न है। ठीक है, तो अब 60 अंश से भिन्न वाले माइनस कर देंगे तो 60 अंश वाले रह जाएंगे, तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, 60 अंश से भिन्न वाले जब माइनस कर देंगे टोटल उसमें से, तो कौन से रह जाएंगे, 60 अंश वाले। और 60 अंश वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो एक्स कोलन एक्स हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये अगर आपने अभी थ्योरी पढ़ी है सही से तो इसका आंसर आप आराम से मिलने वाले हैं। तो यू और ए डैश का यूनियन, तो हमने अभी आपको बताया था कि ए जो होता है वो भी सबसेट होता है किसका, यू का, और ए का जो पूरक होता है वो भी सबसेट होता है यू का। ठीक है, अगर हम इनका यूनियन लें, क्या लें, इनका यूनियन लें, ए यूनियन ए डैश ले, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका सबसेट लेंगे तो वो यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो ए यूनियन, क्योंकि ये सब इसके इक्वल हो जाएंगे, यू के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए जो है वो भी सबसेट होता है यू का, और ए का पूरक जो वो भी यू का सबसेट होता है, और जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यू के सारे अवयव आ जाएंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, फाइव डैश और ए। तो फाइव डैश का मतलब क्या है, पहले ही समझे। फाइव डैश का मतलब यू माइनस फाइव, यू के भी अवयव जो 5 में ना हो, यानी कि क्या हो गया, ये यू हो गया। अब यू और ए का इंटरसेक्शन ले लो, तो यू और ए में इंटरसेक्शन लोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश। अब हमने बताया था कि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि वो रिक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब यू का पूरक इंटरसेक्शन ए का पूरक, तो यू के पूरक का मतलब क्या है, देखिए पहले ये समझिए। तो यू का पूरक क्या है, यू के बेअवयव जो यू में ना हो, यू के बेअवयव जो यू में ना हो, यानी कि 5। 5 और ए का पूरक निकाल लीजिए, 5 और ए का पूरक निकाला हो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए 7 क्वेश्चन हमने इसमें पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसकी अंतिम प्रश्नावली रह गई है। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।